कई सालों तक पाकिस्तान के लिए फजीहत का सबब रही एयरलाइंस पीआईए अपने कुप्रबंधन, करप्शन, विवादित विज्ञापन, सेफ्टी इश्यूज और खस्ता माली हालत की वजह से चर्चा में रहा। इस्लामाबाद में कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के बाद इसे 135 अरब पाकिस्तानी रुपए में बेच दिया गया। दरअसल पाक की जो हालत है वो खस्ता है। पाकिस्तान की वास्तविक जीडीपी विकास दर पिछले 4 दशकों में लगातार गिर रही है। ये संभावना नहीं है कि जीडीपी में इस लंबी अवधि की गिरावट को पलटा जा सके। पाकिस्तान में बेरोजगारी 71% है, जो 21 सालों में सबसे ज्यादा है, जिसमें 5.9 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, जिनमें 4.6 मिलियन अनपढ़ हैं। चीज़ें इतनी महंगी हैं कि जनता काफ़ी त्रस्त है। ऐसे में अब शाहबाज सरकार धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को बेचने पर तुली है। इन्हें फिलहाल 24 सरकारी कंपनियां बेचनी हैं। जहां तक पीआईए का सवाल है, ये खस्ता हाल है और विवादों में रही हैं। लेकिन जो 24 अन्य सरकारी कंपनियां हैं, उनको बेचने की भी बात की जा रही है। रेयर अर्थ को लेकर लगातार बोलियां लगाई जा रही। आपने भी देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेयर अर्थ को लेकर कितना ज़्यादा इच्छुक थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना अध्यक्ष मुनीर बाकायदा एक सूटकेस में उनको रेयर अर्थ दिखाते हुए नजर आए। यही कारण है कि अमेरिका का यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव हाल फिलहाल में पाकिस्तान की तरफ देखा गया है। लेकिन वो विमान मैं आपको दिखा रहा हूं जो अपने कुप्रबंधन के लिए लगातार चर्चाओं में रहा, खस्ता माली हालत के कारण चर्चाओं में रहा, अब इसे बेच दिया गया है। इसी से जुड़े कई सारे सवाल लेकर हम जनता के बीच गए, एक सर्वे किया कि आखिर पब्लिक जनता इस मुद्दे को लेकर क्या कहती है। पाकिस्तान, पहला सवाल जो टीवी स्क्रीन पर आपके आ रहा है, वो हमने लोगों से पूछा कि पाकिस्तान एयरलाइंस पीआईए आखिर बिक गई है, इस पर आपकी राय। 30% लोगों ने कहा कि कंगाली में, और क्या रास्ता था, यही एक रास्ता बचा था। 64% लोगों ने कहा कि धीरे धीरे सारे सरकारी संस्थान बिक जाएंगे। 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है? 73% लोगों ने हाँ कहा है, 11% लोगों ने ना कहा है, 16% लोग स्थिति बेहद बिकराल है, इस तरह का जिक्र कर रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पाकिस्तान एयरलाइंस बिकने के बाद क्या IMF से लोन मिलेगा? 31% लोगों ने कहा उम्मीद कम है। 19% लोगों ने कहा भिखारी देश लोन कैसे चुकाएगा। 41% लोग ये कह रहे थे कि शर्त मानी है, लोन मिलेगा, और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, पाकिस्तानी आर्मी पीआईए को क्यों नहीं खरीद पाई? 27% लोगों ने कहा संभालना मुश्किल था। 43% लोगों ने कहा आर्मी के पास पैसे नहीं थे। 14% लोग निजी हाथ में बेचना चाहते थे, हो सकता है कि उसमें बड़ा मुनाफा अंडर टेबल मिल जाए, ये एक कारण था। और 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। 5वां सर्वे का सवाल, पाकिस्तान की आर्थिक हालत को आप आखिर कैसे देखते हैं? 16% लोग कह रहे हैं कि वहां पर लोग आटे को मोहताज हैं। 34% लोग कह रहे हैं कि आम चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। 41% लोग अराजकता की बात कर रहे थे, और 9% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे। तहीर मलिक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनके पास हम चलेंगे। अनिल तिवारी रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार हैं। लेकिन सबसे पहले तहीर साहब के पास चलेंगे क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा है। तहीर मलिक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। तहीर साहब, पाकिस्तानी एयरलाइन बिकने के पीछे का कारण क्या था, ये क्यों बिकी? पाकिस्तान काफी अरसे से कोशिश कर रहा था कि इसको बेचे, क्योंकि जो स्टेट रन ऐसे बिजनेस एंटरप्राइज हैं वो डेफिसिट में जा रहे हैं, खसारे में। तो दुनिया में ट्रेंड चेंज हो गया। अब सेंट्रली प्लान्ड और स्टेट रन जो एंटरप्राइज हैं, सरकार का काम कारोबार करना नहीं, और टैक्स पेयर मनी से उसमें पैसे इंजेक्ट किए जाते थे। उसके अंदर इनएफिशिएंसी थी और मिसमैनेजमेंट थी, और ट्रेड यूनियनिज्म भी था। तो सरकार ने सोचा कि इसके को प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया जाए, और वही पैसा
किसी और जगह लगाए। तो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो स्टील मिल से शुरू हुआ, फिर उसके दरमियान कोर्ट के जुडिशियल मैटर्स भी थे। तो इससे कबल हम जो टेलीकॉम कंपनी है वो हम इत्तेसालात यूएई को प्राइवेटाइज कर सकें। बैंकिंग सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ है, सेलुलर सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की कुछ चीज़ें कंपनीज प्राइवेटाइज हुई हैं। और उन वहाँ से एक मार्केट में अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिला है, कंपटीशन भी हुआ है और बिजनेस भी थ्राइव कर रहा है। तो ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, इसके अंदर डोमेस्टिक जो रूट्स हैं उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन इंटरनेशनल जो रूट्स हैं उसके अंदर एक कंपटीशन की फिजा होगी। और हमारी इकोनॉमी के लिए प्लस पॉइंट है कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, और हमें पाकिस्तान से बाहर किसी बायर को ये नहीं बेचना पड़ा। मुल्क के अंदर ही प्राइवेट सेक्टर ने एक कंसोर्शियम की शक्ल में पीआईए खरीद लिया। अब वो जमाना चला गया कि ना वो KLM रहा, ना इंडिया की सरकार अपनी एयरलाइन चला रही है, ना दूसरे देशों की। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसको प्राइवेटाइज होना एक नेक शगन है। जी, आपको रुकना चाहते हैं। असल में एक बड़ी खबर आ रही है इस मुद्दे से हटकर, वो भी बांग्लादेश से, क्योंकि क्रिसमस के पहले बांग्लादेश में एक बड़ा विस्फोट हुआ है, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बांग्लादेश के ढाका में एक बम ब्लास्ट हुआ है। माग बाजार इलाके में ये बम ब्लास्ट हुआ है, पेट्रोल बम बताया जा रहा है, और इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल तिवारी जो कि रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। अनिल जी, कैसे लें हम इस मामले को? अनिल जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। अनिल जी, फोन को अनम्यूट कर। तो हाँ, सुन पा रहे हैं अभी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा मनोज जी, नमस्कार। आप इंडिया टीवी के सारे श्रोताओं को इंडिया न्यूज़ और इंटरनेशनल श्रोताओं को जो आपके न्यूज़ चैनल को अच्छी तरह से देखते हैं, उन सबको मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से। और जहां तक आप ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान PIA का नहीं, अभी मेरा सवाल पाकिस्तान PIA को लेकर नहीं है, उस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी ताज़ा जो जानकारी आई है वो बांग्लादेश की आ रही है, जहां पर एक बड़ा विस्फोट हुआ है, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। क्रिसमस के ठीक पहले ये पूरा मामला हुआ है। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो कि विस्फोट की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश के हाल के दिनों में वहां पर एक हिंदू अल्पसंख्यक को जला दिया जाता है, विस्फोट हो रहा है, धमाका हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, जहां तक आप बांग्लादेश की बात करना चाहते हैं, बांग्लादेश में नहीं, ना तो मैं ही कह रहा हूं या पूरा वर्ल्ड ये कह रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि वहां पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। पूरा अफरा तफरी है, एक दूसरे को मार रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, लोगों को जला रहे हैं। मतलब कोई ना तो गवर्नमेंट है, कोई ना तो कोई कंट्रोल करने वाला है, और ना तो कोई मतलब रोड पे ना पुलिस है ना कोई है। अब आप बताइए, किसी को जिंदा जला दिया, अब एक बम ब्लास्ट हो गया। वो भी क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्योहार होता है पूरे वर्ल्ड के लिए, आप उसके ईव पे एक बम ब्लास्ट कर रहे हैं। ये जस्ट दिखा रहा है कि बांग्लादेश जो है धीरे धीरे धरातल की तरफ चला जा रहा है। और अनलेस उनके जो नेता हैं, उनके जो बॉस हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, अनलेस कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ये देश और भी धरातल चला जाएगा और बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं। जी, संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, लगातार बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आ रहे हैं, अल्पसंख्यक हिंदुओं को जिंदा जला दिया जा रहा है, और मोहम्मद यूनिस चुप्पी साधे बैठे हैं। क्या उनकी सरकार या उनकी सरकार में सेना या पुलिस कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रही है, और किसकी? स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकपरस्त ताकतें और डीप स्टेट एलिमेंट्स, पाकिस्तान का डीप स्टेट, कई महाशक्तियों के डीप स्टेट एलिमेंट्स लगातार वो साजिशें करते जा रहे हैं। साजिशों का दौर लगातार जारी है। और अभी जिस तरीके से दीपू चंद्र दास जी, एक हिंदू युवक की हत्या की गई, उनके साथ बर्बरता की गई, इनके शव को जलाया गया पब्लिकली, और उस्मान हादी की भी हत्या हुई है। और जाहिर है कि उसके बाद से बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद जिस तरीके से वहाँ के कट्टरपंथियों ने इस सारे विषयों को लेकर के
भारत को भी टारगेट करने की और भारत के ऊपर बेसलेस एलिगेशंस लगाने की जो कोशिशें की, साजिशें की, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश में ये जो कट्टरपंथी हैं उसको, उस पूरी टेरिटरी को ऑन द बॉयल रखना चाहते हैं। और ये जो बम ब्लास्ट की जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आपने बताई मनोज जी, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक उसी तरीके की जो साजिश जो कि उस्मान हादी की हत्या के बाद देखी गई थी, उसी का हिस्सा हो सकती है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो अंतरिम सरकार है, जिसका कि मूल मैंडेट ये था कि वहां पर वो कानून और शासन की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करे और फ्री एंड फेयर, इंक्लूसिव और एक निष्पक्ष तरीके का जो चुनाव है वो जल्द से जल्द कराए। इस दोनों कार्यों को करने के अलावा इस अंतरिम सरकार ने, इस गैर निर्वाचित सरकार ने अन्य सारे काम किए। विदेश नीति संबंधी बड़े बड़े निर्णय लेना, एक आतंकपरस्त राष्ट्र पाकिस्तान जिसके साथ बांग्लादेश का बहुत ही काला और घृणित अध्याय है, उसको दरकिनार करते हुए उनके साथ गलबैयां करना, चाइना की यात्रा पर चले जाना और उससे संबंध बढ़ाने की कोशिश करना, अमेरिका को लुभाने की कोशिश करना, ये जो सारे विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति संबंधी जो बड़े बड़े निर्णय हैं वो मोहम्मद यूनुस को करने का कोई हक नहीं था। ये गैर निर्वाचित सरकार है। इसका जो काम था वो ये था कि जल्द से जल्द कानून और शासन की व्यवस्था को बेहतर बनाए, कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करे और फ्री एंड फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस जल्द से जल्द कराए। जाहिर है कि उसको टालते रहे और अब उस्मान हादी के भाई, जो उनका नाम उमर हादी है, उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर ही अब ये आरोप लगाया है कि उस्मान हादी की हत्या में ये जो सरकार कहीं न कहीं शामिल है क्योंकि वो इलेक्शंस को टालना चाहती है। तो ये जो बम ब्लास्ट की घटनाएं होना, उस्मान हादी की हत्या कराना, दीपू चंद्र दास जी की हत्या हो जाना, इस तरीके के माहौल को बना करके जो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं और उनको साथ देती हुई है जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो आने वाले इलेक्शंस के पहले इतना अस्थिर माहौल भी बनाने की साजिश रच सकते हैं जैसे कि इलेक्शन को टाला जा सके। आपने ठीक कहा, ये एक साजिश भी हो सकती है। ताहिर मलिक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान बहुत एक्टिव है बांग्लादेश में, वहाँ की ISI बहुत एक्टिव है, वहाँ की सेना बहुत एक्टिव है, वहाँ की सरकार बहुत एक्टिव है, मोहम्मद यूनुस भी लगातार सरकार के संपर्क में है। ताहिर मलिक साहब, शेख हसीना जब थी तब इस तरह की हरकतें या इस तरह की घटना नहीं होती थी, लोकतंत्र वहां पर बना हुआ था, लेकिन जब अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की आई है उसके बाद लगातार इस तरह की घटना बढ़ रही हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, धार्मिक प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं, कट्टरपंथ का संकेत दिया जा रहा है। आने वाले समय में आप बांग्लादेश को कैसे देख रहे हैं? बांग्लादेश के अंदर इंस्टेबिलिटी है, लेकिन मैं दाद दूंगा। सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ कि जो वहां पे कंडेम करता हूँ कि वहां पे जो इस वक्त ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर जो हमारे दोस्त जियाकार बैठे हैं उनकी मैं हैरान हूँ कि अभी कुछ समय हुए हैं ब्लास्ट का और उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पाकिस्तान को इसमें ब्लेम कर दिया। तो ये जो पहले की इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, जो पहले के जो घटनाएं हुई हैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उसकी भी जांच होनी चाहिए और अभी जो घटना हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है, ISI की जो विजिट्स है, जो आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो संबंध है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपने एक तरफ तो हसीना वाजिद को पनाह दी हुई है जो अनरेस्ट की वहां मेन कॉज है, जो वहां पे रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करते हैं, हमारे दोस्त यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, तो जिन केसेस में हसीना वाजिद वांटेड है, आपने एक फ्यूजिटिव को और एक एक्यूज्ड को और जो वहां पे उनको जिनके ऊपर एलिज्ड है कि वो वहां मास किलिंग में रही हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, उनको आपने 15 वर्षों का उनका बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा है। शेख हसीना भारत की मित्र हैं और वो बांग्लादेश की अवामी लीग की नेता हैं, इस बात को आपको समझना होगा। वो एक भारत की मित्र हैं और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप उन्होंने दी है बांग्लादेश को। नेता हो जाने से, नेता तो नरेंद्र मोदी जी भी है, पर वो गुजरात कार्नेज में उन्हें स्केयरली ब्लेम किया गया। नेता हो जाने से क्या वो भगवान हो गए कि वो ना अदालत ना राम भगवान तो आपने आपके मुनीम को बना रखा है। मुझे लगता है क्योंकि आपने कहा कि वो भगवान होगा ना अदालत, तो आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अदालत ने ही उनको बरी किया है, अदालत ने ही उनके सारे मामले खत्म किए
और अदालत ने ही इस तरह का संकेत दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर शेख हसीना का कर रहे हैं, तो ऐसे तो दलाई लामा, अगर पाकिस्तान चाइना की हम दादागिरी को माने तो दलाई लामा को फिर क्या चाइना को सौंप दें जो तिब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, हर देश का यह कर्तव्य है कि वो मानवता की रक्षा करे। हर देश का यह कर्तव्य है कि जो गलत हो रहा है उसका वो साथ दे। शेख हसीना के ऊपर इतने सारे मामले लाद दिए, फांसी की सजा दे दी है, इतने सारे धारा लगा दिए, तो भारत ये बर्दाश्त नहीं कर देगा। और भारत का जो वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है कि वो पूरे 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 विश्व को अपना कुटुंब मांगता है और कहीं भी गलत होगा तो भारत उसके साथ खड़ा होगा। हम बात कर रहे, मुझे लगता है आपके कैमरे में ताहिर मलिक साहब काफी अंधेरा दिखाई दे रहा है, लगता है कि बिजली चली गई है आपके यहाँ पर। बिजली भी एक बड़ा संकट है। अनिल तिवारी मेरे साथ मौजूद है। अनिल जी, हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं बांग्लादेश से, और चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक के बाद एक कई कंपनियां बिक रही हैं। ताहिर मलिक साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, एयरलाइन बिक गई है, टेलीकॉम कंपनी यूएई को दे दी जा रही है, और तमाम बड़ी कंपनियां 24 कंपनियां और कतार में हैं। तो क्या इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? सरकार को माना जाए, सेना को माना जाए, या वहां के सिस्टम को माना जाए? अच्छा, आपके इस सवाल के जवाब से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जो ताहिर जी भी बोल रहे थे। अगर बांग्लादेश में शेख हसीना की वजह से सारा प्रॉब्लम था और इसके पहले मास किलिंग हो रही थी और अनरेस्ट था, तो उनके जाने के बाद ये फिर क्यों बढ़ गया है? यूनुस साहब जब आए हैं तो शांति होनी चाहिए थी, वहां पे कोई किलिंग नहीं होनी चाहिए थी, जो माइनॉरिटीज हैं उनको सेफली रखना चाहिए था। क्यों बढ़ गया अभी? तो क्या इसका मतलब वो शेख हसीना जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं? अरे भाई, वो तो निकल गई हैं। अब तो आप अपनी कंट्री को ठीक से रखिए। आप जो दंगा हो क्या रहा है है, ना कि जो साहब killing हो मोहम्मद रही है, यूनुस को जो समझ में इसको ही ठीक नहीं से आ रहा रखिए। है। मोहम्मद यूनुस को तो केवल बिठा दिया एक एजेंट के तौर पर, उनको मुझे समझ पता में ही है, नहीं आ रहा पता कि है, सरकार चलाए लेकिन- तो चलाए क्या। अच्छा, वो उस देश के नागरिक हों, उस देश के नागरिक हो तो पता चले। वो तो हालत खराब होंगे, क्योंकि हादी के भाई ने भी चेतावनी दे दी है कि जो हाल शेख हसीना का हुआ है वही हाल मोहम्मद यूनुस तुम्हारा भी होगा, तुमको भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इस मामले को गंभीरता से दो। तो देश के अंतरिम प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति धमकी दे रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इससे बड़े शासन की लिए इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है। हम चर्चा कर रहे थे अनिल साहब पाकिस्तान की माली हालत की। जी, उनके पास पहले भी कोई कंट्रोल नहीं था, अभी भी कोई कंट्रोल नहीं है, और sovereignty बांग्लादेश को बाहर से अगर आप कंट्रोल किया नहीं जा रहा है। अनिल तिवारी साहब, हम सबको चर्चा पता कर रहे थे पाकिस्तान की माली हालत की। 24 कंपनियां और कतार में है, कई बिक गई हैं और बाकी कंपनियां और बिकने जा रही। बिल्कुल। अब जैसे पीआईए की आप बात कर रहे हैं, ये जो आज बिकी है 135 बिलियन रुपीस, विच इज आई थिंक अबाउट 450 ऑड मिलियन डॉलर्स। ये पहली बार नहीं हो रहा, इसके पहले भी 2 बार इन्होंने कोशिश किया था बेचने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था खाने के लिए आटा नहीं है, गाड़ी में तेल डालने के लिए तेल नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी है, लोग ऐसे भटक रहे हैं, देश के पास पैसा नहीं है। आप बाहर के कंट्री से पैसा मांग रहे हैं, यूएसए से पैसा मांग रहे हैं, और डाल कहां रहे हैं वो पैसा? आप वो सारा पैसा आप अपने आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। क्या इसकी जरूरत है? आप पहले अपना खाना खाइए, पहले अपने एयरलाइंस को बचाइए, उसके बाद। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान इज रूल्ड बाय आर्मी। ये ना मैं पहले कह रहा हूं, इसके पहले भी सबको पता है, सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान इज रूल्ड बाय आर्मी। तो अब सारा पैसा आप अपने आर्मी के लिए खर्च कर देंगे तो बाकी लोगों के लिए कहां से बचेगा? सबसे बड़ी बात यह है। और जहां तक कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात है, पूरा नेपोटिज्म उसमें था, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत बुरी तरह से था, कोई भी सही काम नहीं हो पा रहा था। और जब पैसा नहीं है, आपको तेल भरने का पैसा नहीं है, आपके एयरक्राफ्ट में तेल भरने का पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? आपको बेचना ही पड़ेगा ना। वो आपकी नहीं, एक किंगफिशर एयरलाइन थी, उसको क्या हुआ? साहब जो है इंडिया की एक एयरलाइन थी किंगफिशर, जो बियर उन्होंने बनाती खरीद थी लिया कंपनी। कुछ, वो बैंकरप्ट आते हो आगे गई, नहीं वो आते तो फेक बिलियनियर, ऐसे ही चल उस रहा पे होता। हॉलीवुड की तो उनका मूवी बहुत बनी। बहुत बुरा हाल है। देश का बुरा हाल है। अब देश का बुरा हाल है तो उसके बाकी जो कंपनीज हैं उनका भी बुरा हाल है। और अगर ये चेते नहीं, अगर इन्होंने अपना खर्चा, अपना कंट्रोल सिर्फ आर्मी को दे के रखा, सारा पैसा जहाज, टैंक और आर्मी में ही खर्च कर दिया, तो देश में भाई खाने का पैसा नहीं रहेगा। आपको चूज करना है कि क्या करना है। वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट।
ताहिर मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है अनिल तिवारी जी की बात पे। ताहिर मैं साहब, ये कह रहा हूँ सर कि इंडिया की एक एयरलाइन थी किंगफिशर जो बियर बनाती थी, उसका क्या हुआ? उसके ऊपर किसी रोज डिस्कशन रखेंगे। वो नेटफ्लिक्स में सीरीज भी हुई, इंडिया फेक बिलियनियर्स, किंगफिशर एयरलाइन का क्या हुआ? क्यों नहीं आप एक प्रोग्राम उस पे करते? आखिर हॉलीवुड नहीं की, कर लेते हैं ना, नेटफ्लिक्स अभी की, चर्चा कर बॉलीवुड लेते की, हैं। किंगफिशर उसका क्या एयरलाइंस, अरे मामला सुन था तो लीजिए, किंगफिशर एयरलाइन? अरे सुन वो तो जो लीजिए फ्रॉड में किंगफिशर, अरे इंडियन देखिए फेक बात तो, बिलियनियर अरे थे, बात, अरे वो तिवारी, इंडिया के बिलियनियर अरे थे ना ताहिर चार मलिक पांच। साहब, ताहिर मलिक साहब अभी कर लेते हैं, बात की क्या करनी है। अभी पहली करें बात तो सर, वो दोनों क्या प्राइवेट थी, मामला था किंगफिशर का? किंगफिशर एयरलाइन, अरे सुन तो लीजिए। राजीव गांधी जी के वक्त जो बोफोर्स स्कैंडल हुआ था, बोफोर्स स्कैंडल का क्या मामला था? तब आपके नेता नरेंद्र मोदी जी ने बड़े इल्जाम लगाए थे कि कमीशन खाया गया है अरे इसमें, इनको इस बोलने देना। डिफेंस डील में स्वीडन के साथ। उस पे भी जरा बात ना कर लें? नहीं, आप अभी नहीं नहीं खाने अनिल पीने की तिवारी बात साहब, हो रही, अनिल तिवारी साहब अभी एक मिनट, एयरलाइन एक मिनट, सेल एक करने मिनट, की बात हो हाँ, रही एक है। मिनट तिवारी किंगफिशर साहब, का अरे क्या एक मिनट, मामला ताहिर था? मलिक साहब बोफोर्स कुछ स्कैंडल और क्या तारिक, था? ताहिर मलिक साहब और कुछ और क्या बोलना हो उस तो पे बोल जरा लीजिए। बात कर लेते हैं ना, आए मैदान में आए, उस पे बात करते हैं। मैदान में वो क्या आ गए, हुआ था हाँ बोफोर्स बिल्कुल स्कैंडल? मैदान में बिल्कुल हम लोग बिल्कुल आ गए, नहीं नहीं, ताहिर वो मलिक साहब हाँ, मैदान मैदान में में आ ही गए, है, Telpa.com क्या मैदान मैदान में में ही हम है। लोग पहुंच चुके हैं। चलिए Telpa.com आपके, क्या आपने था? जो सवाल उठाया उस पर करप्शन के चर्चा क्या कर लेते हैं। स्कैंडल थे? किंगफिशर वो एयरलाइन, इंडिया के थे या पहली बात तो, किसी अरे सुन तो लो पाकिस्तान महाराज, के थे? अरे भाई साहब एक बार हाँ, सुन तो लो, आपने आपने सवाल किया, अब जवाब तो ले मनोज लो। जी, किंगफिशर मनोज जी, एयरलाइन विजय माल्या की थी, एक प्राइवेट हाँ, कंपनी हाँ, थी। विजय माल्या ने जी बैंक जी से जी बहुत जी। सारा लोन उठाया, गलत तरीके से लोन उठाया, लिहाजा उनकी जो किंगफिशर है वो एक तरह से डूब गई, अब कहीं कहीं चल तो रही है, इंडिया उन्होंने का अपनी बेची सिक्योरिटी है। और एक्सचेंज कमीशन किधर गया? कौन सा कमीशन? जो बिजनेस रेगुलेट करने के लिए सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन इंडिया का है, उसने क्या बिल्कुल है, वो रिपोर्ट अपनी दी, जगह क्या पे है। वायलेशन हुई थी? हाँ, नहीं, वायलेशंस क्या हुई, फ्रॉड क्या हुई, क्या चीटिंग हुई उस सारी डील में? अरे मनोज जी जरा मैं इनको रिस्पॉन्ड करना चार्जशीट, चाहता मैं हूँ। पूरी मनोज जी, चार्जशीट बना के आपको भेजूंगा, तभी तो वो देश के हाँ, बाहर है। विजय माल्या तभी तो देश के बाहर है, एजेंसियां उसके खिलाफ कार्रवाई कर हम चुकी पूरी हैं। कोशिश कर रहे हैं उनको हाँ अंदर हाँ, बुलाने कर की, रही। अपने पास बुलाने के लिए, देखिए ताकि उनके देखिए ऊपर जो ताहिर भी ताहिर कोर्ट साहब, का जो भी गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके ऊपर लगाया जा सके, उनको सजा दी जा सके, हम पूरी कोशिश में हैं। और जैसे कि मनोज जी ने बोला, वो प्राइवेट एयरलाइंस था, वो ले चले गए। यहाँ कितने प्राइवेट एयरलाइंस असल हैं? में ताहिर साहब को हमारे इसलिए एक प्राइवेट याद है कि वो एयरलाइन बियर जितने भी जहाज बनाती हैं है। उतने आपके पूरे कंट्री में जहाज नहीं है। देखिए मनोज जी, मैं संजीव जरा जी कुछ एक बोल रहे बात हैं, हाँ कहना संजीव चाहता जी। हूँ। हाँ देख मनोज जी, देखिए ये जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इन्होंने सेल ऑफ किया है, इसको जो बेचा है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दबाव में उनको ऐसा दबाव में करना किया है। पड़ा जी, है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनके जो भीख का जो कटोरा है उसमें पैसे नहीं रखने जा रहा था, अनलेस अनटिल ये इस तरीके के सेल ऑफ करते। और ये सेल ऑफ जो है आईएमएफ के डंडे की वजह से इनको करना पड़ा है। भारत कौन सी कंपनी, भारत की प्राइवेट कंपनी कहां जाएगी? भारत में व्यापार की स्वतंत्रता है, जो करना चाहे वो करे। कोई फ्यूजिटिव है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं। भारत के तरफ से जब इन फ्यूजिटिव्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, तभी ये जो है देश छोड़ करके भागने की इन्होंने कोशिश की और साजिशें रची। और जाहिर है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उनको देश लाया जाएगा। और ये जो भारत है, आज का जो नया भारत है, सिर्फ आतंकियों के बारे में ही जीरो टॉलरेंस नहीं रखता है, बल्कि ये जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाती है। अभी तहाबुर हसन राणा को, जो आपने जो एक साजिश रची थी पाकिस्तान ने 26/11 की, उसके एक मेन मास्टरमाइंड को अमेरिका से लाया गया है। और उसी तरीके से जो भी अन्य ये जो फिजिटिव्स हैं उनको भी लाया जाएगा भारत। इसमें भी ये आप समझ लीजिए, ये पाकिस्तान नहीं है बिल्कुल। कि जो है आप विदेशों में आप चले जाएं और फिर वहीं पे रह जाएं और फिर वहीं पे आपका जीवन जो है हो जाए। आपका इतिहास आप देख लीजिए, भारत से आप क्या तुलना करेंगे? भारत से आप कोई तुलना नहीं कर सकते। जहां तक भारत की अपनी जो आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, भारत के जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपना कार्य करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, और उनको भारत की सरकार हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड कराती है। यदि आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जीएसटी के रिफॉर्म्स हो चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बड़ा निवेश भारत में आ रहा है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि पाकिस्तान में कितना निवेश आ रहा है। आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की माली हालत अच्छी होती जा रही है, हमने ये सेल ऑफ कर दिया, वो सेल ऑफ कर दिया। आखिर सेल ऑफ आपने क्यों किया, इसके बारे में तो आपने नहीं बताया। कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डंडे की वजह से, कि जब तक आप वो करेंगे नहीं तब तक हम आपको कर्ज देंगे नहीं, तब आपको ये करना पड़ा है। और दूसरी बात देखिए मनोज जी, मैं एक बहुत कहना चाहता हूं कि जी। पाकिस्तान में जो वहां का आर्थिक सिस्टम है, उस पर भी पाकिस्तान की जो सेना है वो पूरी तरीके से उसका कंट्रोल है। और वो अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से, बेहरिया फाउंडेशन,
फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, उसके माध्यम से ये छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस तक में अपनी शिरकत करते हैं। और ये मिलिट्री का तो डोमेन इनका है ही, और अभी तो ये सर्वाधिकारवादी हो गए हैं। 27वें संविधान संशोधन के बाद तो पाकिस्तान की सेना के पास ऑन द पेपर इतनी पावर्स कभी भी नहीं थी जितनी की अब पावर इनके पास आसिम मुनीर के पास आ गई है। तो ये, और सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो कि इस ऐसे मामलों को इंटरवीन कर सकती थी, कुछ दखल दे सकती थी, उसको भी आपने दो भागों में विभाजित कर दिया। तो आपने जो अपने जमहूरियत के इदारे हैं, मैं आपसे आशा मेरा आपकी जो रियल रूलर से है, मैं नहीं कहता, लेकिन जो रियल रूलर्स ने अपने हाथ में इतनी ज्यादा एब्सोल्यूट पावर ले ली है कि जैसा कि मैं फिर से कहूंगा कि लॉर्ड एक्टन ने कभी कहा था कि पावर टेंड्स टू करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसी की हाथ में इतनी, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। अनिल तिवारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल तिवारी साहब, कौड़ियों के दाम में बिक गई है ये एयरलाइंस। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो IMF का दबाव है कि भाई आप हमसे पैसा लेते हो, हमसे कर्ज लेते हो, और वो आप बेमतलब की बेफजूल का पैसा उड़ा रहे हो, लिहाजा आपको अपनी घटिया चीज़ें या जो सबसे ज़्यादा घाटे की चीज़ें हैं वो बेचनी पड़ेंगी। IMF के दबाव में, जिसका जिक्र अभी संजीव श्रीवास्तव भी कर रहे थे कि IMF के दबाव में ये बेच दी गई, और बाकी की भी, और क्योंकि IMF का दबाव ये भी है कि आपके जितने भी घाटे के प्रतिष्ठान हैं वो सारे के सारे घाटे के प्रतिष्ठान बेचिए, हटाइए। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है पाकिस्तान पे, वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इस तरह की घटना घट रही है, और ये एयरलाइंस भी इसी कड़ी में बेची गई है। अनिल तिवारी जी, पहली बात तो जो वो बात कर रहे थे कि क्यों बिकी है, वो सबको पता है। मिस रूल, कोई गवर्नेंस नहीं था, लॉस था, उनको एयरक्राफ्ट में पेट्रोल भरने के और ATF भरने के पैसे नहीं थे, तब क्या करेंगे। दूसरी बात आपने जो बोला IMF का दबाव, $7 बिलियन उनको IMF से लोन चाहिए। लोन IMF ऐसे नहीं देती है, वो 10 रूल लगा के देती है, स्पेशली नोइंग पाकिस्तान जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, आटा के पैसा नहीं है। वो सारे पैसे जितने होते भी हैं उनके पास, वो अपने आर्मी पे खर्च कर देती है। आई बिलीव आर्मी ने भी इसके लिए बिड किया था, इस PIA के लिए। अब बताइए, अब आर्मी एक सिविल एयरलाइन के लिए बिड कर रही है, ये कहाँ का तुक है? ठीक है, मुझे लगता तो है ये संजीव सारा जी, लोन संजीव लेने जी, के असली जो हालत खराब है या पाकिस्तान में जो भ्रष्टाचार का खेल है, वो भ्रष्टाचार का खेल तो मुझे लगता है आर्मी से शुरू होता है और आर्मी पर आगे खत्म होता है। आर्मी भी इसके लिए बिड कर रही है, यानी उसे भी समझ में आ रहा था कि खेल क्या है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो पूरा मैंने बस जैसे कहा ना कि होल पाकिस्तान इज रूल्ड बाय नॉट डिफेंस फोर्सेस बट बाय द आर्मी एंड आर्मी ओनली। और वो जहाज के लिए बिड कर रहे हैं। ये हमसे कह रहे थे कि आपका किंगफिशर लाइन, जैसे आपने बोला प्राइवेट एयरलाइन था, भाग गया। हम वेट कर रहे हैं उसका पूरा रूल। तो भारत सरकार लगातार कोर्ट में अपनी बात रख रही है, प्रत्यर्पण के लिए प्रयास भी कर रही है, और प्रत्यर्पण ये तो किसी दूसरे देश के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन भारत पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसका शायद उन्हें जानकारी नहीं थी, वो कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए। अधकचरा ज्ञान, बेसिकली अधकचरी स्थिति पाकिस्तान की भी है, और अधकचरा ज्ञान जो है वो हम देख रहे थे ताहिर मलिक साहब का भी है। लेकिन संजीव जी मेरे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, बात वही सेना की आती है, और आपने भी बताया कि किस तरीके से वहां पर संविधान में परिवर्तन कर लिया गया। संविधान में परिवर्तन करने के बाद अब आर्मी वहां पर सर्वोपरि हो चुकी है। वो कुछ भी करे, वो करप्शन करे, वो बेचे, वो खरीदे, वो क्राइम करे, वो किसी को भी अंदर डाले, उठाकर बाहर करे, अब उसका कुछ नहीं होगा क्योंकि वो संविधान के ऊपर है। जी, मेरा कनेक्शन कट गया था। देखिए, मैं मनोज जी जो बात मैं कह रहा था कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि पावर टेंड्स टू करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल मुनीर हैं, इसेंशियली फील्ड मार्शल ही हैं, ये अपना सेल्फ प्रमोशन करते जा रहे हैं। और भारत की शिकस्त के बाद और अनेक तरीके की जो चुनौतियां पाकिस्तान फेस कर रहा है, उससे उनको अपनी सत्ता को लेकर के भय भी पैदा हो गया था। तो इसी वजह से अब इतनी असीमित शक्तियां जो है कठपुतली सरकार के माध्यम से उन्होंने हासिल कर ली हैं, संविधान संशोधन के माध्यम से, कि जो ऑन द पेपर पाकिस्तान की सेना इतनी ज्यादा शक्तिशाली कभी भी अपने पूरे इतिहास में नहीं रही है जी। और अभी जो नेशनल कमांड अथॉरिटी, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स वेपन्स के संदर्भ में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसको पहले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हेड किया करता था। अब ये जो CDF बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये आसिम मुनीर इसको हेड करेंगे।
आजीवन इम्प्यूनिटी उन्होंने ले रखी है। थल सेना के अध्यक्ष हैं ही, जो वायुसेना और जो नौसेना के जो अध्यक्ष हैं उनके डिप्टीज नजर आते हैं। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो ऐसे में कोई इंटरवेंशन कर सकती थी, उसको भी उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया है। और देखिए एब्सोल्यूट पावर जो उनके पास आई है उसका एक तुरंत ही उसकी इम्प्लीकेशंस इस तरह से आए कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है, जो कि जेल में पहले से बंद हैं, उनके बहुत ही नजदीकी जो पूर्व डीजी आईएसआई रहे फैज हमीद, उनको एक मिलिट्री कोर्ट ने 14 वर्षों की जेल की सजा में भेज दिया है। पाकिस्तान के पूरे हिस्ट्री में कभी भी कोई डीजी आईएसआई को इस तरीके की सजा नहीं सुनाई गई जैसा कि फैज हमीद को दी गई है। और उसका अपराध उनका यही है कि वो इमरान खान के नजदीकी रहे हैं और उनको डीजी आईएसआई का पद पर आसिम मुनीर को हटा करके इमरान खान ने बिठाया था। तो ये विंडिक्टिव भी बहुत है और उनके अंदर बदले की भावना भी बहुत है। तो इस तरीके की जो पाकिस्तान के अंदर की जो आंतरिक स्थितियां वर्तमान समय में है वो बेहद दयनीय। और जैसा कि मैं कह रहा था कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको भी पाकिस्तान की सेना ही कंट्रोल करती है। और जिस तरीके की बिडिंग अभी पाकिस्तान की सेना ने इस एयरलाइंस के संदर्भ में भी की है, उससे बहुत स्पष्ट है कि वो किस तरीके का रोल और किस तरीके की जो धमक है वो पूरे पाकिस्तान में रखती है। ये जो आसिम मुनीर हैं, कभी ये जब सेना के वर्दी में कभी रहते हैं, लेकिन कभी वो फाइनेंस मिनिस्टर का भी काम शुरू कर देते हैं। हमने देखा कि सूट बूट टाई वगैरह पहन करके रेयर अर्थ मटेरियल का ब्रीफकेस लेकर के व्हाइट हाउस भी पहुंचे थे और वहां पर अपना पूरा प्रदर्शन कर रहे थे कि ये भी खरीद लीजिए, वो भी खरीद लीजिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर भी एक ही आदमी है और फाइनेंस मिनिस्टर भी एक ही आदमी है और थल सेना का और सीडीएफ भी एक ही आदमी है। सारा कुछ पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल मुनीर है उन्हीं के आसपास सब कुछ घूम रहा है। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जिस भी राष्ट्र में इस तरीके की स्थितियां बनती हैं मनोज जी, उस राष्ट्र का जो भविष्य है बहुत अंधकारमय होता है। आप और पाकिस्तान के अंदर आंतरिक जो स्थितियों पर ये पर्दा डालने के लिए ये भारत के फ्रंट पर साजिशें रचने की कोशिश करते हैं। और मैं अवश्य इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो बांग्लादेश की स्थिति हो, चाहे वो पाकिस्तान की स्थिति हो, भारत को इस सारी स्थितियों के ऊपर सिर्फ पैनी नजर ही नहीं, हमें बहुत सतर्कता भी बरतनी होगी। लेकिन जो आज का भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का जो नया भारत है, वो अब जाहिर है कि इस तरीके की अगर कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारत के फ्रंट पर आप साजिश करके सारा टेंशन पाकिस्तान का अगर डाइवर्ट आप करने की कोशिश करेंगे तो बहुत उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 पहले ही किया जा चुका है और बहुत सफलतापूर्वक हमने पाकिस्तान को एक बार फिर से बहुत ही भारी शिकस्त दी है। तो ये जो भारत की जो अपनी जो आज की शक्ति है, आज का ये जो नया भारत है, उसका जो अप्रोच है बहुत ही रोबस्ट है। और जाहिर है कि सारी स्थितियों पर भारत की पैनी नजर है। हम सभी लगातार इस बात को डिस्कस भी करते हैं। और लेकिन जो पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं वो बेहद दयनीय है। और पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो उसमें कोई दो राय नहीं है। ताहिर साहब चाहे माने ना माने, वो जाहिर है कि उसको डिनाई करेंगे। पाकिस्तान अपने डिनाइल के लिए भी जाना जाता है। लेकिन जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं वर्तमान समय में, उसमें पाकिस्तान के डीप स्टेट की बहुत ही गहरी भूमिका रही है। चाहे वो शेख हसीना को अपदस्थ करने का जो कृत्य इन्होंने किया है, और उसके साथ साथ जो आज भी जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें पाकिस्तान के डीप स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है। और जो पाकिस्तान की जो ये सरकार है जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे राष्ट्र के साथ गलबहियां करने की कोशिश की, बिना किसी मैंडेट के, बिना किसी जनता की इच्छा के, ये पाकिस्तान के साथ संबंधों को बढ़ाने की कवायद जिस तरह से इन्होंने की है। और उसके बाद हम कई बार आपके चैनल्स पर भी बैठते हैं और चाहे वो सलाउद्दीन चौधरी हो या अन्य जो बड़े पत्रकार बांग्लादेश के हैं, सभी कितना रोष में रहते हैं कि ये सरकार आखिर किसके साथ अपने संबंधों को बढ़ाने जा रही। ये जो काला अध्याय, ये जो घृणित अध्याय जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंधों का रहा है, क्या आपने उसको भुला दिया है? ये राष्ट्र पाकिस्तान आज तक इसने बांग्लादेश से माफी तक नहीं मांगी है और उसके साथ आप जो है जाकर के गलबैयां कर रहे हैं। तो आखिर किसके इशारे पर कर रहे हैं? ये पाकिस्तान का जो किसके इशारे पर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अनिल तिवारी मेरे साथ मौजूद है। अनिल तिवारी साहब, जिस तरीके से भारत की सरकार या भारत आर्थिक मोर्चे पर उपस्थिति दर्ज कर रहा है, अनिल जी, मुझे लगता है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बन चुका है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भारत आगे बढ़ रहा है। यही एक कारण है पाकिस्तान के जलने का कि उसको एक मौका मिला बांग्लादेश में कट्टरपंथी अंतरिम सरकार का,
तो वो वहाँ की सरकार, वहाँ की ISI सबके सब बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश में जाकर गलबैयाँ डालने लगे और भारत के खिलाफ संकेत देने लगे। तमाम लोग, उल्फा भी वहाँ पर एक्टिव है, तमाम लोग भारत के खिलाफ, क्योंकि बांग्लादेश की सरजमी से अचानक से ये संकेत निकल कर आ रहा है। और कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि साहब आपने जो शेख हसीना है उसे आपने शरण क्यों दे रखी है, उसे आपने अपने यहाँ पर क्यों दे रखा है, अब अगर दिया जाएगा तो वहाँ पर वो रिएक्शन दिखाई देगा। ये एक उदाहरण देने की कोशिश की जा रही है, इसे कैसे देखते हैं? मैं पाकिस्तान की एक बात बताना चाहूंगा, जी। उनको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप जितना ये पैसा खर्च कर रहे हैं टेररिस्ट पैदा करने में, उनको सिखाने में, उनको इधर भेजने में, हमें नुकसान पहुंचाने में, हमें कुछ नहीं होने वाला है। मेरी गवर्नमेंट, मेरी डिफेंस फोर्सेस, मेरे CAPF उनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करके रख देंगे। तो कृपया करके ये पैसा आप खर्च करिए अपने गरीब लोगों को आटा देने में, अपने जहाज में तेल भरने के लिए, और अपने जो एयरलाइंस नहीं चल रही हैं उनको तनख्वाह देने के लिए, उनको एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने के लिए, और अपनी हालत सुधारने के लिए। तो मैं एक एडवाइस करना चाहूंगा ताहिर साहब को, अगर सुन रहे हो तो ताहिर साहब प्लीज, अगर आप सुन रहे हैं तो इस बात को अपने कंट्री को बताइए कि कृपया ये पैसा वहां खर्च करिए। फायदा हमें नुकसान नहीं होने वाला है, सारा नुकसान आपको होगा। आप और गरीब से गरीब होते जाएंगे और खाने के लिए आप बिल्कुल करते रहेंगे, और बाहर जाके आप कटोरा, जैसे कहते हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कटोरा लेके आप मांगे, भाई इस कंट्री से मांगे, भाई कुछ पैसा दे दो, कुछ पैसा दे दो। तो कृपया करके सबसे पहले यह है कि आप टेररिस्ट को फंड जो कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं होने वाला। हमने आपको 2-3 बार सिखा दिया है, पहले बहुत अच्छे से सिखाया था, इस बार भी सिखाया है कि हम क्या हैं, तो आगे भी हम आपको अच्छी तरह से सिखा देंगे। तो पहली बात वो भूल जाइए। दूसरी बात बांग्लादेश का, संजीव साहब बता रहे थे कि बताइए कितना, मतलब आपने जिस कंट्री ने आपको रेप किया, आपको किल किया, आपको मारा, हालत खराब कर दी कि आप उससे अलग हो गए, आप इतने साल बाद उसी कंट्री से मिल रहे हैं। क्या है भाई, आपके लोग कैसे हैं, आपके नेता कैसे हैं, और आप कैसे हैं कि आप जाके मिल रहे हैं उनसे। और दूसरी बात, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, वी आर वेरी स्ट्रांग। हम अपने आप को कोई हानि नहीं पहुंचाने देंगे। हानि किसकी होगी? आपकी होगी। गरीब किसके लोग होंगे? आपके होंगे। आपके लोग मरेंगे। हमारे माइनॉरिटीज को आप अगर 2-3 लोगों को मार कर आप चाहते हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि हमारा देश का कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम इसका सही जवाब सही टाइम पे देंगे। तो कृपया करके आप हमारे उसके अंदर, हमारे देश के अंदर दखलंदाजी करना छोड़ दें, वरना आप ऐसे गरीब हो रहे हैं और भी गरीब होते रहेंगे। वो तमाम तरह हमारा की देश है, तस्वीरें और जहां तमाम तक तरह की हमारा चीजें देश है, लगातार दिखी रही हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान आपकी सलाह नहीं मानने वाला। वो पूरी दुनिया की सलाह नहीं मान रहा है, वो IMF की सलाह नहीं मान रहा है, वो अमेरिका की सलाह नहीं मान रहा है, अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहा है। भाई आतंकवाद में मेरा कोई हाथ नहीं है, बावजूद लादेन अगर कहीं मिलता है तो वो पाकिस्तान की सीमा में मिलता है। तमाम आतंकवादियों की शरण स्थली आज भी पाकिस्तान बना हुआ है। तो उसकी कथनी और करनी में अंतर है, और उसकी